हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख लिया होगा, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं। और ये वीडियोस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो इंग्लिश लिटरेचर या फिर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में मैं कुछ लिटरेचर के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूं। तो शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन, यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज दो द डांस ऑफ हिनंच इन कमला दास poem by the same name was loud and frenzied, their song were. Options हैं enchanting and soothing, spiritual and peaceful, sad and melancholy, of fairies and elves या elves। बताइए, ये कह रहा है दो द डांस ऑफ इनंच इन कमला दास पोयम बाय द सेम नेम वाज लाउड फ्रेंजाइड, देयर सॉन्ग वर। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, कमला दास की जो पोएम है डांस ऑफ हिनंच, ये एक तरीके से जॉयलेस पोएम है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत जॉयफुल बातें की गई हैं या कुछ है। मतलब ये एक बहुत ही सैडिस्टिक बोल लीजिए, जॉयलेस बोल लीजिए, ठीक है, ऐसी पोएम है। ओके, डांस ऑफ हिनंच विविडली कंज्योर अप द एटमॉस्फेयर ऑफ अ हॉट, टॉर्चर्ड, करप्ट, स्ट्राइल एंड बैरन वर्ल्ड, ओके, थ्रू विविड सिंबल्स एंड इमेजेस। The Dance of Inch, whose joyless life reflects the poet's fractured personality in the noticeable piece of autobiographical poetry. Okay? Kamala Das has vividly visualized in the world of vacant ecstasy and sterility through numerous functional images and symbols in her poetry. और basically किसको symbolize करती है ये poem? ये कहती है, in fact, Inch try to evade out a livelihood by dancing. Their dancing is melancholic and painful. देखिए, वैसे तो मतलब जैसे पोएम के नेम से ही पता है, डांस ऑफ एन। जब भी डांस की बात आती है तो हम सोचते हैं कोई जॉयफुल मोमेंट होगा, बहुत ही मतलब खुशियों से भरी हुई चीज होगी कुछ। लेकिन यहाँ पर जो डांस है ना, वो भी सिंबलाइज कर रहा है किस चीज को? सैड एंड मेलनकॉली को। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सैड एंड मेलनकॉली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज Which of these Greek plays was a source for the Winter's Tale? देखिए, इनमें से कौन सा वो ग्रीक प्ले है जो विंटर्स टेल के लिए एक सोर्स था? बेसिकली विंटर्स टेल ने यहां से इसकी स्टोरी ली है या इसकी थीम ली है? क्या होगा इसका राइट आंसर? वैसे विंटर्स टेल किसका वर्क है? ये तो आपको पता ही होगा। किसका वर्क है विंटर्स टेल? ये वर्क है शेक्सपियर का। ठीक है, विलियम शेक्सपियर। ओके, आई होप इससे ही समझ जाओगे आप, शेक्सपियर। ओके, और बेसिकली ये रिटन कब हुआ था? तो इसे रिटन माना जाता है 1609 के करीब। ठीक है, और इसका जो सोर्स है, जो ग्रीक सोर्स है, वो कौन है? ऑप्शंस हैं आइफिजेनिया एट ऑलिस, एक्लेस्टिस, मीडिया, आइफिजीनिया एट टॉरिस। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है एलकेस्टिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एलकेस्टिस। दिस इज द ग्रीक प्ले विच वाज द सोर्स ऑफ विंटर्स टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज इन शेक्सपियर्स टाइम who owned the rights to a theoretical script? बताइए, शेक्सपियर के समय में who owned the right to a theoretical script? कौन ओन मतलब कौन मालिकाना हक रखता था किस पर? थियोरेटिकल स्क्रिप्ट पर। ऑप्शन है द प्ले राइट्स, पैटर्न ऑफ द एक्टिंग कंपनी, द प्रिंटर या एक्टिंग कंपनी। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए, थियोरेटिकल स्क्रिप्ट पर किसका हक होता था, किसका अधिकार था?
शेक्सपियर के समय में। देखिए, इन शेक्सपियर्स टाइम द एक्टिंग कंपनी ओन्ड द राइट्स टू अ थियोरेटिकल स्क्रिप्ट। तो कौन ओन करता है था? द एक्टिंग कंपनी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 is themes of social class, poverty and crime with Pip as the main character is found in which of the following novels by Charles Dickens? जैसा कि आप कैरेक्टर के नेम से ही समझ गए होंगे कि चार्ल्स डिकेंस का कौन सा नॉवेल है। ओके, ऑप्शन है पिकविक पेपर, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्ड टाइम्स, ऑलिवर ट्विस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कहा जा रहा है थीम्स ऑफ सोशल क्लास, पॉवर्टी एंड क्राइम विद पिप। पिप नाम का एक प्रोटेगोनिस्ट है, कैरेक्टर है जिसकी जो जूझ रहा है पॉवर्टी से, क्राइम, सोशल क्लास से, ठीक है, और ये मेन कैरेक्टर है किस नॉवल का? वेरी इजी क्वेश्चन। यस, चार्ल्स डिकेंस की किस नॉवल का है ये देखने को मिलता है हमें ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पे। और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पे एक बॉलीवुड में मूवी भी बनी है, उसका नाम क्या है? फितूर। ठीक है, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन में ही मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है पिप। पिप एज द मेन कैरेक्टर फाउंड इन द चार्ल्स डिकेंस नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन। थीम ऑफ दिस नॉवल इज सोशल क्लास, पॉवर्टी, क्राइम। फुल नेम ऑफ पिप इज फिलिप प्रिप। ओके, ये भी नाम ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है पिप ही आए, ऐसा भी आ सकता है लिखा हुआ फिलिप प्रिप। ठीक है, ये उसका पूरा नाम था, फिलिप प्रिप। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन कम वीकली सीरियल इन ऑल द ईयर्स राउंड दिसंबर 1, 1860 टू अगस्त 3, 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। From where does Eliot borrow this epigraph for generation? Sorry, ये लिखा हुआ है ग्रेंशियन। ठीक है, From where does Eliot borrow this epigraph for Grecians? Though has nor youth nor age, but as it were an after dinner sleep, dreaming of both. ऑप्शंस हैं द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, मेजर फॉर मेजर, मच एडो अबाउट नथिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ये जो वर्ड दिया है ना ग्रेंटियन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? ग्रेंटियन एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और ग्रेंटियन का जो मीनिंग होता है ना, ये होता है एक ओल्ड मैन। ठीक है, ग्रेंटियन मतलब ओल्ड मैन से। ठीक, तो ये कह रहा है फ्रॉम वेयर डज इलियट बोरो, इलियट ने कहां से बोरो किया है दिस एपिग्राफ, इस एपिग्राफ को, फॉर ग्रेंटियन, ओल्ड मैन के लिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं और एपिग्राफ भी दिया हुआ है। एपिग्राफ है दाउ हैस्ट और यूथ नॉर एज, बट एज इट वर एज एन आफ्टर डिनर स्लीप, ड्रीमिंग ऑफ बोथ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, अगर हम बेसिकली देखें तो इसका राइट आंसर क्या है? मेजर फॉर मेजर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मेजर फॉर मेजर। ग्रेंटियन मीन्स ओल्ड मैन एंड कम फ्रॉम द ग्रीक। ओके, द एपिग्राफ इज फ्रॉम शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर। ये एपिग्राफ कहाँ से है? तो ये शेक्सपियर के मेजर फॉर मेजर से है। और अगर हम इसके एक्ट और सीन की बात करें तो एक्ट 3 और सीन 1 में देखने को हमें ये एपिग्राफ मिलता है। ठीक है, द सीन इज अ वियना प्रिजन, और ये सीन वियना की प्रिजन का है। द स्पीकर इज द स्टेट्स डिस्गाइज्ड रूलर ड्यूक वेंशियानो एंड द लिसनर अ यंग मैन क्लूडियो who has been condemned to death by Venciano's temporary stand in Anglio for bedding and getting with child Juliet Claudio or betrothed before marriage. Okay, next question 6 is स्टार्टिंग में ब्लैंक है, फिर है for the world which seemed to lie before us like a land of dreams is taken from a poem by। देखिए, ये जो लाइन दी गई है ऊपर, लाइन है for the world which seems to lie before us like a land of dream। ये लाइन
किसके द्वारा ली गई है? ये एक पोएम की लाइन है बेसिकली, और किसके द्वारा ली गई है ये पूछा गया है। ऑप्शन है मैथ्यू आर्नोल्ड, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जॉन कीट्स, पीबी शैली। इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइन को पढ़ना है आपको और पहचानना है। जैसा कि लाइन देखकर ही आप समझ गए होंगे ये से उसके मतलब किस राइटर की है और किस वर्क से है। For the world which seems to lie before us like a land of dreams। तो बेसिकली ये लाइन देखने को मिलती है हमें मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है ये लाइन। और कहाँ देखने को मिलती है? तो आर्नोल्ड का बहुत ही फेमस वर्क क्या है? डोवर बीच। ठीक है, तो ये लाइंस भी कहाँ से हैं? ये लाइंस भी डोवर बीच से ही हैं। ठीक है, डोवर बीच। और इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1867। ओके, और ये एक पोएटिक कलेक्शन था आर्नोल्ड का बेसिकली, जिसका नाम था न्यू पोएम्स, उसमें पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रोमेथियस अनबाउंड वाज अ पोएटिक ड्रामा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट। बताइए नीचे दिए गए पोएट्स में से किस पोएट का ये एक ड्रामा है प्रोमेथियस अनबाउंड? सोचिए, आंसर कीजिए। ऑप्शंस आर लॉर्ड बायरन, पीबी शैली, जॉन शैली, एस.टी. कॉलेज। क्या होगा राइट आंसर? प्रोमेथियस अनबाउंड किसका ड्रामा है? जैसा कि आपको पता ही है, पीबी शैली का। ओके, प्रोमेथियस अनबाउंड इज अ पोएटिक ड्रामा बाय पीबी शैली। ओके, इट इज 4 act लिरिकल ड्रामा है। ओके, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1820। इट इज इंस्पायर्ड बाय Prometheus, which is attributed to Aeschylus. Okay, next 8. Which of the following novels has been written by Thomas Hardy? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नॉवल थॉमस हार्डी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है Desperate Remedies, Under the Greenwood Tree, Vanity Fair, A Pair of Blue Eyes। What is the correct answer? सॉरी, यहाँ पे नोट भी है, इसका भी ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा गया बेसिकली कि थॉमस हार्डी ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है। ओके, तो जैसा आप अच्छे से जान ही पा रहे होगे, डेस्परेट रेमेडीज वेरी फेमस वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय थॉमस हार्डी, एंड अंडर द ग्रीनवुड ट्री दिस इज आल्सो रिलेटेड टू थॉमस हार्डी, एंड अ पेयर ऑफ ब्लू आइज कौन नहीं जानता इसे। ठीक है, तो इसका जो वैनिटी फेयर वर्क है ये थॉमस हार्डी का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वैनिटी फेयर फिर किसका है? तो ये विलियम मैकपीस का है, ये भी ध्यान रखना है। वैनिटी फेयर जो वर्क है वो है विलियम मेकपीस, MEKEPEACE। ठीक है, विलियम मेकपीस का। और इनका सरनेम बेसिकली ठाकरे है, विलियम मेकपीस, WM ठाकरे। ठीक है, विच फॉलोज द लाइव्स ऑफ बैक सिरप एंड एमिलिया सेडले amid their friends and families during the after the Napoleonic War। The novel was originally published in 18, अगर नॉवल को पब्लिकेशन डेट पूछी जाए तो 1847। So this novel is not written by Thomas Hardy। Now next is what is Eliot's sense of tradition? आपको बताना है कि इलियट का सेंस ऑफ ट्रेडिशन क्या है। ऑप्शंस हैं admire, know and perhaps initiate a few past poets, learn and study literary history and concurrent social, political, economic movement, explore, glean and use insight from choose epoch or periods। Next is be critically conscious of the main literary trade, perhaps enriched by smaller। तो इलियट का सेंस ऑफ ट्रेडिशन क्या है ये आपको बताना है। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, जो टीएस इलियट हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट द सेंस ऑफ ट्रेडिशन is that part of living culture inherited from the past and functioning in the formation of the present। ठीक है, नेक्स्ट है Eliot maintained that
Tradition is bound up and historical sense, which is perception that the past is not something last and invalid. So Eliot's sense of tradition is to be critically conscious of the main literary trends, perhaps enriched by smaller. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज से देख लेते हैं क्वेश्चन 10. टेनिसन वाज अपॉइंटेड द पोएट लॉरेट इन द ईयर. तो जैसा कि इसे कौन नहीं जानता, ये तो आपको पता ही है. वैसे ये किसके सक्सेसर थे? टेनिसन किसके बाद में पोएट लॉरेट बने इंग्लैंड के? ये बने हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद में. और विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ कब होती है? 1850 में. तो ऑब्वियस सी बात है 1850 से ही टेनिसन क्या अपॉइंट हुए थे? पोएट लॉरेट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 11 इज फॉकनर वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन. विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1946, 1947, 1948, 1949. When will William Faulkner get the Nobel Prize? Yes, it's 1949. Okay, option number D is the right answer. He was only Mississippi born Nobel winner. Okay, next. Question number 12. How many books did Mulk Raj Anand published before 1935? बताइए. मुल्कराज आनंद ने 1935 से पहले कितनी बुक्स पब्लिश कर दी थी? यस, बेसिकली अगर हम काउंटिंग की बात करें तो इन्होंने 5 बुक्स को पब्लिश कर दिया था 1935 से पहले. ओके, मुल्कराज आनंद हैड पब्लिश्ड 5 बुक्स बिफोर 1935 और इन बुक्स का नाम था, फर्स्ट इज पर्सियंस पेंटिंग, नेक्स्ट इज curries and other Indian dishes, third is the Hindu view of art, fourth is the golden breath and fifth is the lost child and other stories. Okay, तो ये टोटल ऐसा करके 5 बुक्स थी जो पब्लिश कर दी गई थी 1935 से पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. And my is to go before I sleep is a line from the poem. देखिए, ये जो लाइन है ना वो किस पोएम की है और किसने दी है ये भी आपको बताना है. ऑप्शन है एमिली डिकिंसन, वॉल्ट व्हिटमैन, राल्फ वॉल्डो एमर्सन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एंड माई इज़ टू गो बिफोर आई स्लीप. और ये बेसिकली ये वाली जो पोएम है वो हमारे पंडित नेहरू जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी. ठीक है, और पोएम का नाम क्या है? स्टॉपिंग बाई बर्ड्स ओके इन अ स्नोई इवनिंग. ये पोएम का नेम है जिसमें से ये लाइन ली गई है. ठीक, और किसकी है ये पोएम? ये पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इज मुल्कराज आनंद डाइड इन द ईयर. मुल्कराज आनंद कब डाइड हुए थे? 2005, 3, 4, 2. देखिए, अगर हम एम.आर. आनंद की बात करें तो ये बॉर्न कब है? ये है 12 दिसंबर 1905 में इनका जन्म होता है. ठीक है, और कहाँ होता है? इन हिंदू क्षेत्रीय फैमिली इन पेशावर. ओके, जो अब पाकिस्तान में है. और इनकी मृत्यु कब होती है? तो वो होती है 28 सितंबर 2004. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट वाज चार्ल्स लैम्स कनेक्शन विद इंडिया? तो आपको बताना है चार्ल्स लैम्प का क्या कनेक्शन है इंडिया से. ही वॉज फैसिनेटेड बाय द इंडियन जगलर्स एंड ट्रेड्स पीपल इन लंडन एंड wrote an essay on them. He was fascinated by Eastern mystical religion, especially Buddhism. He was a clerk for 33 years in the East India Company. He was clerk in South Sea House and prepared patent and document for British tradition companies in India. क्या होगा इसका राइट आंसर?
सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए इंडिया से जो कनेक्शन था ना चार्ल्स लैम्ब का, वो क्या था? वो था ही वॉज क्लर्क इन साउथ सी हाउस। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब जो थे वो साउथ सी हाउस में क्लर्क थे, और दैट प्रिपेयर्ड पेटेंट एंड डॉक्यूमेंट, जस्ट अ मिनट, डॉक्यूमेंट फॉर ब्रिटिश ट्रेडिशन कंपनीज इन इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट question 16 is the Charles Lamb in his essay in praise of chimney sweeper compare them on their early morning round to, option है matin larks, little monies, acrobats, swallows। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका करेक्ट आंसर है मैटिन लार्क्स। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब इन हिज एसे इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर कंपेयर देम ऑन देयर अर्ली मॉर्निंग राउंड्स टू मैटिन लार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जस्ट अ मिनट, यस 17 को देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नॉबलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो इसमें से बताना है कि जॉन गाल्सवर्दी द्वारा लिखा गया नॉबलेट कौन सा है। ऑप्शन है द फ्रीलैंस, जैसलिन और फोरसाइट सागा। इसका राइट आंसर क्या है? देखिए नॉबलेट कौन सा है इसमें से, तो वो है जैसलिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, What kind of plays did गाल्सवर्दी write? किस तरीके के प्ले गाल्सवर्दी लिखते थे? ऑप्शन है प्रॉब्लम प्लेज, पोएटिक प्लेज, एब्सर्ड प्लेज या फिर किचन सिंक ड्रामा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए गाल्सवर्दी जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं प्रॉब्लम प्लेज के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, A modern comedy is written by, options are John Galsworthy, William Shakespeare, Ben Jonson, श्रीधन। तो बताइए a modern comedy किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये जो a modern comedy है ये लिखी गई है जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, यस इसे देखते हैं। जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन, जॉन गाल्सवर्दी के जो ड्रामा को लेके आइडियाज हैं वो कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, द पैट्रियार्कन, मेड इन वेटिंग, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन The Inn of Tranquility. Option number A is the correct answer. Okay. तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, जिससे कि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंच सके। ठीक है, मैं आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी इस चैनल पर, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।